हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स के बारे में। वीकली करंट अफेयर का हमारा ये सेशन रहने वाला है और आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। तो एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती हैं। वी डोंट नो कि कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा स्टिल, बट हमें जो तैयारी है ना वो पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस टाइम पे भी एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पे फिर आपका टाइम कम बचेगा, क्योंकि सारा कुछ सिलेबस जो है वो कवर करने का वक्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो सेशन है आज का, इसमें हम बात करेंगे। तो हमारा ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर हमने वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर बात की थी। आज हमारा सेकंड वीक है जिसके अंदर हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स आपके नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब स्टेट के, जो कि स्टेट स्पेसिफिकली पंजाब से रिलेटेड होंगे, वो करंट अफेयर भी जल्दी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपका वीकली भी होंगे और जो पंजाब के इश्यूज़ हैं जो कि करंटली हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड या कोई भी किसी भी तरह का जो टॉपिक होगा जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट बनता है, वो भी करंट अफेयर आपके लिए टाइम टू टाइम इस चैनल पर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब अगर बात करें इस चैनल पे, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स इस चैनल पे आए वो आपको मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रही है। तो द लीस्ट यू कैन डू इज़ टू सब्सक्राइब द चैनल, तो कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, और हमें भी जो मोटिवेशन है आपके सब्सक्रिप्शन के थ्रू या फिर आप जो वीडियोज़ लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके थ्रू मिलती रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया मैंडेट्स द एनर्जी स्टोरेज फॉर द फ्यूचर सोलर प्रोजेक्ट्स। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक जो प्रोजेक्ट है, एक जो मैंडेट है वो लागू किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जितने भी सोलर पावर प्लांट्स है या फिर जितने भी सोलर एनर्जी, सोलर ये पैनल लगे हुए हैं किसी भी जगह पर, वहाँ पर इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल दी स्टोरेज कैपेसिटी यूनिट्स। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी यूनिट्स का मतलब क्या है, हमने नोटिस ये किया कि हम इंटरनेशनली जो जो ये सोलर है उसका जब हम यूज़ करते हैं अपने देश के अंदर या फिर घरों के अंदर कहीं पर भी, तो हम करते क्या हैं कि सोलर पैनल का हमने लगा दिया, उससे सनरेज आती हैं, सनरेज से वो जो लाइट है, सन की एनर्जी है, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम उस सोलर पैनल को लगाते हैं तो उसमें जो लाइट आ रही है, सनरेज आ रही है, वो मेजॉरिटी या फिर मेजरली आपको दिन के टाइम को देखने को मिल रही है, क्योंकि सनलाइट मैक्सिमम आपकी दिन के टाइम होती है। दैट मीन्स जो मैक्सिमम एनर्जी जनरेट होगी वो दिन के टाइम पे होगी। बट जो हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं वो हम करते हैं रात के टाइम पे, क्योंकि सारे लोग बाहर होते हैं, जब भी घरों में जाते हैं, ऑफिस से जाएं या किसी भी तरीके से, घर में जाना तो है ही है आपको। तो उस केस में क्या होगा कि घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो ज़्यादा होता है, मोबाइल फ़ोन्स, लाइट्स या अदर जो चीज़ें हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वो दिन में और यूज़ हो रही है रात को, तो इस चीज़ का जो गैप है ना उसको ख़त्म करने के लिए जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने मैंडेट किया है कि कहीं पर भी जो सोलर पावर लगाए जाएंगे उसमें कम से कम 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करने की कैपेसिटी वाले यूनिट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। पहले तो चीज़ ये है कि 2 घंटे होना चाहिए। दूसरा, आप कर सकते हो इसको कैलकुलेट कि जितनी भी टोटल कैपेसिटी का सोलर वो जो आपने लगा रखा है, पैनल लगा रखा है, उसका 10% जो होगा कैपेसिटी का, उतना स्टोरेज के लिए आपको वहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अब आपका ज़रूरी कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है, इसका रीज़न क्या है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सके, बजाय हम जो अदर मीन्स से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए आपका ये ज़रूरी कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड न्यू लैंड लॉ। उत्तराखंड की जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उन्होंने रिसेंटली एक न्यू लॉ जो है वो पास किया है, ड्राफ्ट जो है वो पास किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि उत्तराखंड की 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो लैंड ओनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी ही रहेगी। बाहर से कोई भी पर्सन जो है, जो नॉन उस स्टेट का रहने वाला नहीं है, वो बाय नहीं कर सकता। तो 13 स्टेट्स हैं, उसमें से 2 स्टेट जो एक्सेप्शंस हैं वो आपकी हरिद्वार है पहला तो, और दूसरा है आपका उधम सिंह नगर, जहां पर कोई भी पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकता है। बात करें रीजंस की, तो क्यों ये ऐसा किया गया है। देखिए, हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स के अंदर वेजिटेशन कवर ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट ज़्यादा है, इकोसिस्टम ज़्यादा देखने को मिलता है, बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन स्टेट्स में इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली ज़्यादा है। ठीक है, जिस वजह से अगर ये जो लैंड परचेज जो है वो ओपन कर दी जाएगी, कोई भी पर्सन उसे बाय करे, तो उससे इन्वायरमेंट को खतरा होगा, वेजिटेशन को भी खतरा होगा, फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड की स्टेट ने जो है स्टेप जो है वो लिया है।
उत्तराखंड के साथ साथ अगर बात करें तो उत्तराखंड में इस लॉ के अलावा अभी रिसेंटली उत्तराखंड और भी आपका न्यूज़ में रहा था, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने वाला भारत के अंदर पहला आपका स्टेट ये उत्तराखंड बना था। ये जिस तरह का लॉ है यहाँ पर, जहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकता कोई जो कि उत्तराखंड का रहने वाला रेजिडेंट नहीं है, उसी तरह का लॉ जो है आपका हिमाचल में भी है, और जहाँ पर बाहर का कोई भी रेजिडेंट जो है वो ज़मीन जो है वो बाय नहीं कर सकता। ठीक है, इसका जो सोल पर्पस होता है, जैसे उत्तराखंड की सरकार ने भी यहाँ पर मेंशन किया, उन्होंने कहा कि ये जो है रिस्पॉन्स है किसका, लॉन्ग स्टैंडिंग पब्लिक डिमांड टू प्रोटेक्ट द लोकल रिसोर्सेज एंड द कल्चरल हेरिटेज। तो लोकल रिसोर्स और कल्चरल हेरिटेज, लोकल रिसोर्स का मतलब वही है जो पेड़ है, वेजिटेशन है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करने के लिए, और कल्चरल जो हेरिटेज है, क्योंकि बाहर से मेरा मतलब अगर देखा जाए तो अगर किसी भी जगह पे बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इवन कोई प्लेन की स्टेट की भी बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या पंजाब की बात करें, हरियाणा की, तो अगर बाहर से किसी भी कम्युनिटी का या बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वहाँ पे जो कल्चर है ना, उसमें जो कल्चरल हेरिटेज है उस जगह की, उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। नेक्स्ट है आपका नेशनल करंट अफेयर में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखिए, इस साल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो लॉन्च हुआ है। इसके अंदर इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जिसके अंदर इंडिया का जो रैंक है वो 38 आया है। इससे पिछला जो इंडिया का रैंक था वो 39 था। तो अब देखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, 39 जो था वो कंपैरेटिवली ठीक था 38 से। क्यों? क्योंकि ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, इसके अंदर आप मान के चलिए जो 0 है, इसके अलावा यहाँ पे 100 है, तो जो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा 100 के वो उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर मिल रहा है ना, ये नंबर मिल रहा है, इट्स नॉट अ रैंक 38। ठीक है, रैंक जो है वो आपका 96 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो 38 आपका स्कोर आया है। वो जितना ज़्यादा 0 के नज़दीक होगा वो उतना ज़्यादा मोस्ट करप्टेड कंट्री होगा, और जितना ज़्यादा वो 100 के पास होगा वो उतना ज़्यादा लीस्ट करप्टेड कंट्री होगा। तो इंडिया का रैंक जो था पिछली बार की बात करें तो 39 था, इस बार 38 है, जो कि 0 के नज़दीक जा रहा है। मतलब कि करप्शन जो बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, कॉन्टिन्यूसली करप्शन देखने को ज़्यादा मिल रहा है। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहता है। अब स्कोर के ऊपर क्वेश्चन तो शायद ही पूछा जाए, बट यस, जो रैंक है वो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इंडिया ने जो रैंक अचीव किया है वो 96 है, इट इज़ आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और जो टॉप मोस्ट कंट्री है जो कि लीस्ट करप्टेड या फिर जहां पे बिल्कुल भी करप्शन देखने को नहीं मिलता है, जिसका रैंक फर्स्ट देखने को मिलेगा, तो वो आपकी कौन सी कंट्री है? वो डेनमार्क है, फॉलोड बाय दी फिनलैंड, और उसके बाद सिंगापुर देखने को मिलेगी, जहां पे सबसे कम करप्शन है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इंडिया का जो रैंक है वो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे गया है। अभी रैंक आपको याद रखना जरूरी है, तो 96 रैंक है, आप याद रखिएगा। स्कोर की कोई मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके ऊपर। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की दुलारी कन्या स्कीम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनोवेटिव स्कीम है, लॉन्च बाय दी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए, स्कीम जो है ना, ये मोटिवेट करती है पेरेंट्स को इंस्टीट्यूशनल बर्थ के लिए। इंस्टीट्यूशनल बर्थ का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं या चिल्ड्रंस है, जो बेबी के बर्थ हो रहे हैं, वो आपके बजाय घर के या किसी और जगह के वो इंस्टीट्यूशंस मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में हो। क्यों? क्योंकि इससे जो बर्थ रेट है वो भी आपका राइज करता है। पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि हम जो मदर हैं और चाइल्ड है उसकी अच्छी केयर कर पाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर्स की निगरानी में होगा। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल बर्थ को ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। अब सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार कर रही है कि सरकार ने, पहले भी ये था कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ के लिए पैसे दिए जाते थे, बट अब वो सपोर्ट जो है ना उसको बढ़ा के 20 से 30 हज़ार कर दिया गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल बर्थ होता है। ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट अभी ये अरुणाचल प्रदेश करंट अफेयर्स में रहा है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये 30,000 कर दिया गया है अमाउंट जैसे ही बच्चा पैदा होगा, लेकिन ये उनको दिया नहीं जाएगा, ये एज ए एफडी जो है सरकार के पास रहेगा। उसके बाद जिस टाइम पे वो बच्चा जो होगा वो +1 क्लास में एडमिशन लेगा, तो उसके लिए 20,000 और उसके अंदर डाले जाएंगे। ठीक है, और ये सारा पैसा उस बच्चे को कब मिलेगा? जब वो 18 साल की उम्र जो है वो कंप्लीट कर लेगा, तब उसको ये सारा पैसा दिया जाएगा। इनिशिएटिव का मेन मुद्दा यही है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ को ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब इंस्टीट्यूशनल बर्थ से क्या होगा? ये इंस्टीट्यूशनल बर्थ से प्रमोट होगा बेटर हेल्थ, और जो आउटकम आएगा बेटर मदर और चिल्ड्रंस के लिए, उसकी वजह से ये चीज़ जो है वो की गई है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज अरुणाचल प्रदेश दुलारी कन्या स्कीम, टोटल अमाउंट 50,000 किस उम्र में मिलेगा? 18 साल की। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस इन दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट प्रोसेस। देखिए, रिसेंटली आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है,
अब इसी दौरान बहुत सारे कंसर्न जो है वो रेज किए गए हैं, किसके द्वारा? ऑपोजिशंस के द्वारा। अभी अगर बात करें, रिसेंटली मीटिंग टुक प्लेस इन्वॉल्विंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी। दिस मीटिंग वाज कन्वेड टू अपॉइंट एज सक्सेसर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हु वाज सेट टू रिटायर। अभी राजीव कुमार जो है वो आपके रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर हो ही जाएंगे, और उसके बाद जो नए इलेक्शन कमिश्नर उनकी मतलब उनको अपॉइंट करने के लिए मीटिंग की गई थी। खैर, जो मुद्दा है हमारा ना वो अपॉइंटमेंट के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर है कि प्रोसीजर किस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका प्रोसीजर पे पूछा जा सकता है। ऑलरेडी जो प्रीवियस प्रोसीजर्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता था कि जो राष्ट्रपति है वो अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अभी भी वही करते हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो देखने को मिलता है। अभी जो अपॉइंटमेंट है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो किस तरह से होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टर्म ऑफ द ऑफिस एक्ट 2023 के हिसाब से अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें एक लॉ मिनिस्ट्री जो होगी वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि अपॉइंट किए जा सकते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। देन उस लिस्ट की जो स्क्रूटनी है वो की जाएगी बाय अ कमेटी विच इज कंप्राइज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर एंड अनदर पर्सन विच इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो यहाँ पर इसीलिए आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी जो है इस मीटिंग में आए थे। तो प्रोसेस जो है वो आपको याद रखने की जरूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आपका पहली बात तो इलेक्शन कमीशन जो है इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है। दूसरा आपका ये बनता है कि इलेक्शन कमिश्नर के जो अपॉइंटमेंट है उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो कमेटी की अगर बात करें तो कमेटी में आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अपॉइंटेड बाय दी अगर बात करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति का नाम आएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं, पेरिस एआई समिट के बारे में करंट अफेयर है। देखिए, इस बार की जो पेरिस एआई समिट है वो आपकी ऑब्वियसली पेरिस में हुई है। बात करें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर समिट हुई थी जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। फ्रांस और इंडिया ने इस समिट को को चेयर किया है। इससे पहले की अगर बात करें तो ये समिट आपकी यूके के अंदर हुई थी, उससे पहले सियोल के अंदर हुई थी। यूके वाली समिट को आपका ब्लेचली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एआई समिट के ऊपर थी और आपका सियोल के अंदर भी हुई थी। बात करें ये समिट की तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड से, और ये जो समिट है इसके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात की गई। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ बात की गई थी ट्रस्ट इन एआई, ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ द एआई, इन सब टॉपिक्स पे बात की गई। तो आपको जगह याद रखने की जरूरत है। पेरिस को चेयर किसने किया? इंडिया एंड फ्रांस ने किया। और इससे पहले समिट कहाँ हुई है ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एरो इंडिया 2025 समिट के बारे में। ये जो समिट है आपकी बेंगलुरु के अंदर हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये आपकी जो इवेंट है फर्स्ट टाइम हेल्ड हुई थी एट द बेंगलुरु इन 1996। थीम की बात करें, जो इस बार की थीम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये आपका थीम है इस साल का जो हमें एरो इंडिया समिट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, BRI एक इनिशिएटिव है विच इज लॉन्च बाय द चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था, जो कि बात करता है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, जो कि रिविटलाइज करेगा सीरीज ऑफ द ट्रेडिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर रूट बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप। तो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के ऊपर आपका ये इनिशिएटिव है, ठीक है। अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों रहा है? न्यूज़ के अंदर इसलिए रहा है, पहले ही न्यूज़ में इसलिए भी रहता था क्योंकि इंडिया इस इनिशिएटिव का बहुत ज़्यादा विरोध करता है, क्योंकि इसमें जो रोड है ना वो आपका, देखिए यहाँ पर देखिए आपको मैप में अगर नज़र आ रहा होगा तो ये इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ की तरफ से, जहाँ पे जम्मू कश्मीर है उस हिस्से से जाता है जहाँ पे POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो इंडिया इसका विरोध करता रहा है कॉन्टिन्यूसली। अभी ये न्यूज़ के अंदर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि 2017 के अंदर जो आपका पनामा कंट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पनामा कंट्री है, यहाँ पर इन्होंने, पनामा कंट्री ने ये जो BRI इनिशिएटिव है इसको साइन किया था। मतलब कि पनामा के थ्रू, पनामा कनाल जो है वहाँ से ये आपका इनिशिएटिव जाना था सी और लैंड के थ्रू, तो सी वाला रास्ता ये बनता था जो कि यूरोप से कनेक्ट करता था।
बट अभी जो है 2017 के बाद अभी ये आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी पनामा एंड द चाइनीज गवर्नमेंट वो साइन होना था दोबारा, जिसको पनामा ने साइन करने से मना कर दिया है। दैट मीन्स अभी जो पनामा है इसका ऑफिशियल मेंबर नहीं रहा। पहले पनामा ही था जो इसका फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री बनता था जिसने इसको साइन किया था, ठीक है। तो अब पनामा वो नहीं है, जिसकी वजह से चाइना की गवर्नमेंट को एक बड़ा सेटबैक लगता है, क्योंकि अब ये वाला जो रास्ता है ना, जो कि सिर्फ इकलौता रास्ता था पनामा के थ्रू यूरोप में एंटर करने का, वो अब बंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुई ना, ये एक्चुअली में हुई क्यों? क्योंकि यूएसए में जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्होंने कहा था कि पनामा से जो कंट्रोल है पनामा कैनाल का वो हम वापस ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट देखने को मिलती है कि पनामा ने चाइना को मना कर दिया, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि चाइना और यूएसए के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी और वैसे भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा करंट अफेयर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। यूनाइटेड किंगडम की एक स्कीम है जिसके अंदर 18 से लेकर 30 साल की उम्र तक के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको 2 साल का जो वीज़ा है वो प्रोवाइड किया जाएगा ईजिली, जिसके अंदर क्या होगा, अगर आप रहने के लिए जाना चाहते हो, स्टडी के लिए, ट्रैवल के लिए, वर्क के लिए, तो ये आपको 2 साल का जो वीज़ा है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, ठीक है। एज क्राइटेरिया में अगर बात करें तो 18 से 30 के बीच के जो भी पर्सन होंगे यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, उनको ये दिया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, यंग प्रोफेशनल स्कीम किसने साइन की है? इंडिया एंड यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट बात करते हैं यूएस इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बारे में। देखिए यूएसए का ना एक एक्ट है जिसके अंदर क्या है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954, जिसका सेक्शन है 123, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1953, उसका सेक्शन है 1954, जिसका सेक्शन है 123, जिसके अंदर यूएसए के सेक्शन में बात की जाती है पीसफुल यूजेस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब शांति के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना। तो यही चीज जो है इसके ऊपर इंडिया ने अभी एग्री किया है और इसको नाम दिया गया है इंडिया यूएस या फिर यूएस इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये 2 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है, इंडिया एंड यूएस के बीच में। आप याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यू शुड रिमेंबर कि वो यूएसए के साथ साइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, ब्रिक्स के ऊपर ये करंट अफेयर है। ब्राज़ील ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इस साल की जो ब्रिक्स समिट होगी वो रियो डी जनेरो में होगी, जो कि ब्राज़ील में है, और ये जो समिट है आपकी 6 से लेकर 7 जुलाई के बीच में हेल्ड की जाएगी। बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स स्टैंड करता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये वो कंट्रीज हैं जो कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज कंट्रीज हैं। इसके अंदर मेजरली बात करें तो ये वो वाली कंट्रीज हैं जो कि आप इनको कंप्लीटली, अगर आप रशिया को छोड़ दो तो बाकी सभी आपके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आएंगे, ठीक है। तो उनका ये ग्रुप आपको देखने को मिलता है। इसकी अगर बात करें, ब्रिक्स की अगर बात करें, तो ये 2009 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन करने वाली जो कंट्री है वो इंडोनेशिया, जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसके अलावा अदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, ये परमानेंट मेंबर्स हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अदर बहुत सारे मेंबर्स हैं जिसमें आपको इथोपिया, ईरान, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ये सब सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इंडिया। देखिए रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी जिसके अंदर यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं उन्होंने G20 समिट में जाने से मना कर दिया था, जो कि साउथ अफ्रीका में हो रही है। अब उन्होंने रीज़न क्या दिया उस मीटिंग में ना जाने का या अटेंड करने का? उन्होंने कहा कि जो साउथ अफ्रीका है वो क्या कर रहा है, इनके सिटीजन्स की एक्सप्रोप्रिएटिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी कर रहा है, मतलब इन्वॉल्व है इस काम में। अब ये क्या है, साउथ अफ्रीका क्या कर रहा है कि वहाँ की सरकार जो है, वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है फॉर दी पर्पस, किसके लिए? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंट के काम के लिए या फिर अपने काम के लिए, सरकार के काम के लिए। तो इस वजह से उन्होंने, जो यूएस के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मना कर दिया था मीटिंग अटेंड करने को, क्योंकि यूएस ऑब्वियसली आपके कैपिटलिज्म का बहुत ज़्यादा फेवर करता है, जिसमें सरकार की जो इन्वॉल्वमेंट है कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उसके अगेंस्ट है। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट में आपका ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ऑलरेडी मेंशन था, ठीक है।
बट जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ी जहाँ पे सरकार को ज़रूरत पड़ी कि वो जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करें, क्योंकि डेवलपमेंट करनी थी, रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बनाना था। तो उस चीज़ को बार बार चैलेंज किया जाता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सरकार एक्वायर करने की कोशिश करती थी। उसके बाद अगर बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो 1978 के अंदर जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 वाला, उसको हटा दिया गया वहाँ से, और आर्टिकल 300A के अंदर आपका जो है इसे ऐड किया गया। ठीक है, ये आर्टिकल ऐड किया गया 300A, जहाँ पर ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई। अब देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि सरकार ने कहा कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें तो ये आपके फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि अगर कोई भी पर्सन उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको डिप्राइव किया जाता है तो वो बाय द लॉ ही किया जाएगा, मतलब सरकार प्रॉपरली कंपनसेट करेगी, जो वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की वो प्रोवाइड करेगी, उसके बाद ही सरकार जो है आपकी प्रॉपर्टी जो है एक्वायर कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका इस करंट अफेयर के अंदर था जहाँ पे हमने बात की साउथ अफ्रीका के बारे में, जहाँ पे यूएस ने सबमिट में अटेंड करने से मना कर दिया था। अब उसके बाद हमने प्रोविजंस देखे हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जो कि बात करती है कि पूरे इंडिया के अंदर 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कवर किया जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर लो प्रोडक्टिव हमने नोटिस की है, लो प्रोडक्टिविटी है या फिर मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है, इसके अलावा बिलो एवरेज वहाँ पे क्रेडिट पैरामीटर्स है, तो उन 100 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर प्रोडक्टिविटी और इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। तो ये आपकी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इसके अलावा बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लांट आरोग्य पाचा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसी वीक का क्वेश्चन है कि आरोग्य पाचा जो है वो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है जिस तरह से स्क्रीन में है। इसके अलावा आ सकता है कि आरोग्य पाचा हैज़ बीन इन दी रिसेंटली हैज़ बीन इन द न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, या फिर किन चीज़ों से संबंधित है। तो ये ऑप्शन है इसके। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। बाकी हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। देखिए आरोग्य पाचा क्या है ना, केरला के अंदर, वेस्टर्न घाट में केरला के अंदर एक ट्राइब है जिसका नाम है कानी ट्राइब। ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटी है। इन्होंने रिसेंटली अनवील किया है इस जो प्लांट है ना इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो आरोग्य पाचा है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये पेड़ जो ये पौधा है ना छोटा सा, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से ये आपका न्यूज़ के अंदर रहा है। और ये किसने अनवील किया है, कानी ट्राइबल कम्युनिटी विच इज़ बिलोंग टू दी केरला, तिरुवनंतपुरम एरिया जो है आपका वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें हम क्वेश्चन की जो हमने पूछा था, तो ऑप्शन से आपके पास इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इट वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी बाय द मेंबर ऑफ द कानी ट्राइबल कम्युनिटी इन 1987। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP आगरा, वो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर रहा था। एक्चुअली में क्या था कि जो सेंटर है ना इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई है, सेंट्रल इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की बात करें तो ये आपकी लीमा पेरू में इसकी हेडक्वार्टर्स हैं, और वहीं पे इसका फाउंड हुआ था 1971 के अंदर, जो कि बेसिकली काम करते हैं पोटैटोज की रिसर्च के ऊपर, स्वीट पोटैटो हो या नॉर्मल पोटैटो या अदर काइंड ऑफ जो है पोटैटोज वो देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने अपना जो एक इंस्टीट्यूट था फर्स्ट, वो सेंटर में ये चाइना के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 2017 में। अब यही जो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इन्होंने ज़मीन मांगी थी या फिर ये अपना इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिश करना चाहते थे यूपी के अंदर। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि इस ज़मीन को प्रोवाइड किए गए बाय द यूपी गवर्नमेंट काफ़ी समय हो चुका है, और यूपी की गवर्नमेंट का कहना है कि हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को ये ज़मीन जो है 10 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो दे दी थी। ठीक है, बट अभी तक उस पर किसी भी तरह का कोई काम जो है वो नहीं हुआ है। इसकी वजह से ये न्यूज़ के अंदर रहा था, और इसीलिए आपका प्लेसेस इन न्यूज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मजारगस वॉर सिमेट्री इन मार्सेली फ्रांस। फ्रांस के मार्सेली में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो लीडर हैं उन्होंने इस सिमेट्री को, इमैनुअल मैक्रोन जो है उन्होंने इस सिमेट्री को विजिट किया। ये सिमेट्री एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स थे जो कि शहीद हुए थे, क्योंकि उनको इंग्लैंड की तरफ से उन वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ा था। ठीक है, तो उन्हीं की जो सिमेट्री है ये यहाँ पर देखने को मिलती है मार्सेली फ्रांस के अंदर। तो यहाँ पर वो दोनों गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और उन्होंने जो ट्रिब्यूट है उसको पे किया था, मतलब
अपनी जो वो है वो किया था, ठीक है। तो ये आपका इसलिए आपको न्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है, याद रखिएगा जगह का नाम और कहाँ पर ही है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। तुलसी गबार्ड ये रिसेंटली आपकी न्यूज़ में रही थी क्योंकि ये अपॉइंट की गई है यूएसए के अंदर एज द नेशनल इंटेलिजेंस इन द यूएस बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली इनका न्यूज़ में इसलिए नाम देखने को मिलता है क्योंकि इनका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नेम है। नाम इनका तुलसी गबार्ड है और ये हिंदू ही हैं बाय द रिलीजन अगर मैं बात करूं, बट स्टिल ये आपका इंडियन ओरिजिन नहीं है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जो तुलसी गबार्ड है उनकी जो मदर है ना, उन्होंने हिंदू जो रिलीजन है उसको अडॉप्ट किया था, उसकी वजह से उनका नाम तुलसी गबार्ड है, बट वह है एक्चुअली में यूएस सिटीजन ही है और यूएस ओरिजिन ही है उनका, ठीक है। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कलू बालन। ये आपकी कौन है? एक एक्सेप्शनल कंजर्वेशनिस्ट हैं जिन्होंने अपने 25 इयर्स के कार्यकाल में या फिर 25 साल के जीवन में अपना 20 लाख जो ट्री सैपलिंग्स हैं उनको लगाया था, ठीक है। बलान alias A.V. Balakrishna, a native of the Mankara in Palakkad, had devoted his life to the biodiversity conservation, which include the feeding birds, wild animals and adding the greenery to the barren hills of the Palakkad. अभी ये रिसेंटली न्यूज़ के अंदर क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि इनका जो बात करें, ही embarked on the conservation of the mission in 2000 and was conferred with the State Forest Department for the Vana Mitra Friend of the Forest Award in 2011 for his contribution. अभी जो है रिसेंटली इनकी डेथ हुई है जिसकी वजह से ये आपको न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पर्सन इन दी न्यूज़ है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उनको स्टडी किया, पढ़ा है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। आप किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जो है आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें पता लग सके कि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा जो है इस तरह के वीडियोज़ जो है वो टाइम टू टाइम लेके आएँ। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस भी हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम उसको कवर करें, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट हैं तो हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी अबीपीडिया की तरफ से काफ़ी सारे जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए गए हैं। बात करें स्पेसिफिकली उन कोर्सेज के बारे में, अगर आप अवेल करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसे चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट जो है उससे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अबीपीडिया के नाम से, abipedia.abhimanyu के नाम से वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप चूज़ एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी में अगर बात करें तो आपकी जो स्टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। इसमें अगर बात करें पीसीएस एग्ज़ाम या फिर कंबाइंड स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो कोर्सेज है यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो इन कोर्सेज में आप चाहें तो हमारा जो कंप्लीट कोर्स है वो बाय कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो माइक्रो कोर्सेज हैं उनको भी बाय कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगली बार मिलेंगे नए सेशन में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।